मेरे जीजाजी अक्सर मुझे गंदी निगाहों से देखते रहते थे। मुझे हर समय अपने बदन पर दुपट्टा रखना पड़ता था, वरना वो मेरे शरीर पर नजर गड़ाते ज्यादा समय नहीं लगाते। एक दिन मैं सो रही थी, तभी वो मेरे कमरे में आए और अपने कपड़े उतारने लगे और कहा कि तुम मेरी हवस मिटा दो, वरना मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगा। मुझे उनकी ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया और मैंने उन्हें थप्पड़ मार दिया। लेकिन दूसरे दिन जब मैं अपने कमरे में थी तो वो पीछे से आए और मेरे दबाने लगे। फिर जब मैंने देखा तो वो तो मेरा नाम सीता है। मेरे माँ पिता हमारे बचपन में ही गुजर गए। हम दोनों बहनों ने ही अपना ख्याल रखा और एक दूसरे की सहारा बनी। मेरी बड़ी बहन गीता की शादी हो गई। मेरे जीजू शरद एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। मेरी दीदी ने मुझे भी अपने साथ ससुराल ले जाने का फैसला किया और जीजू ने भी हाँ बोल दिया और कहा कि आज से सीता की पूरी जिम्मेवारी हम लोगों की है। दीदी की सास भी बहुत अच्छी थी, इसलिए उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं हुई। खैर, मुझे वहाँ एक अच्छे कॉलेज में लगा दिया और मेरी जिम्मेवारी वो लोग उठाने लगे। मेरे जीजू दीदी से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों बहनें ऐसे घर में जाकर बहुत खुश थीं। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन मैंने देखा कि मेरे जीजाजी मुझे गलत निगाहों से देख रहे हैं। मेरे पूरे बदन को इस कदर देख रहे थे मानो मैं उसकी वाइफ हूं। पास में ही मेरी दीदी खड़ी होती, लेकिन उनकी निगाहें मेरी दीदी पर नहीं, जबकि मेरे ऊपर होती थीं और चलते फिरते मेरी तरफ कुछ इस तरह के इशारे करते थे जिनको देखकर मुझे बहुत ही अजीब सा लगता था। मैं अपने मन में सोचती कि पता नहीं जीजाजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी मेरे मन में ख्याल आता कि साली के साथ तो वैसे भी हंसी मजाक तो चलती ही रहती है, इसमें मुझे उन पर ऐसा शक नहीं करना चाहिए। और वैसे भी वह तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं और हम दोनों बहनों के लिए इतना कुछ किया है। मुझे ऐसे उनके बारे में सोचना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। मैं हर समय बस उनकी हर हरकत को मजाक में ले लेती और कभी भी उस बात को अपने दिल पर नहीं लेती। लेकिन हद तो तब हुई जब जीजाजी ने पूरी हद ही पार कर दी। अब तो वह खाना खाते वक्त टेबल के नीचे से मेरे पैर के पास अपना पैर ले आते और मेरे पैर के ऊपर अपना पैर फेरने लग जाते। कभी कभार मौका पाकर अगर कोई पास में ना होता तो मेरे बदन को छू लेते और कभी कभी तो मुझे दूर से चुंबन भी करते थे। अब तो मुझे यह सब हरकत मजाक नहीं लग रही थी। मुझे जीजाजी पर शक होने लगा कि जरूर इनके मन में कुछ गलत चल रहा है। मैंने सोचा कि क्यों ना इस बारे में दीदी से बात की जाए। तभी मेरे मन में आया कि नहीं, पता नहीं दीदी पर क्या गुजरेगी, और वैसे भी वह जीजाजी से इतना प्यार करती है और आखिर करें भी क्यों ना। जीजाजी ने इतना कुछ तो किया था हमारे लिए, इस वजह से मेरी दीदी के लिए तो मेरे जीजाजी भगवान ही बन चुके थे। जीजाजी के अलावा मेरी दीदी को कुछ भी ना सूझता। हर समय उनके आगे पीछे घूमना जैसे उनकी आदत बन गई थी। इसीलिए मैं अपनी दीदी को यह सब बताकर निराश नहीं करना चाहती थी। और एक मेरे मन में यह भी डर था कि पता नहीं वो मेरा विश्वास करेंगे भी कि नहीं, क्योंकि दीदी तो जितना जीजू पर विश्वास करती थी उतना तो शायद भगवान पर भी ना करती हूँ। इसीलिए मैंने अपने कदम वहीं पर रोक लिए और दीदी को सब कुछ बताने का फैसला टाल दिया। और फिर मेरे मन में आया कि जीजाजी की माँ भी तो घर में ही रहती हैं। अगर उन्हें इस कदर पता चल गया तो पता नहीं वो हम दोनों बहनों के साथ क्या करेंगे और हम लोगों पर ही दोष लगाकर हमें घर से निकाल देंगे। मैं अपनी दीदी के लिए यह सब बर्दाश्त करती रही। जब जीजाजी का काम से आने का समय होता तो मेरे तो पूरे बदन पर पसीना आ जाता और मन बहुत घबराने लगता। हर समय मन में यही ख्याल रहता कि पता नहीं आज वह क्या हरकत करेंगे। मुझे तो हर समय उनसे डर सा लगने लगा था। जब भी वह सामने आते तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते और मैं घबराने लग जाती। आखिर में उनकी इस हरकत का शिकार होती जा रही थी। अब तो मेरे जीजू मेरे शरीर को इस तरह देखते थे कि मानो उनके मन में बहुत ही बड़ा पाप चल रहा हो। मुझे हर समय जीजाजी के सामने अपने तन पर दुपट्टा रखना पड़ता था। अगर कभी कभार मैं दुपट्टा लेना भूल जाती तो वो इस कदर मेरे बदन को देखते मानो उनके मन में हवस जाग रही हो। और यह मेरी बात बिल्कुल सही थी, उनके मन में हवस ही थी। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीजाजी के सामने इस कदर रहूंगी।
मैं तो अपने जीजा जी में अपने पिता जैसा ही रूप देखती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये ऐसा इंसान निकलेगा। शुरू शुरू में मेरी दीदी से इतना प्यार करने वाला इंसान अब मेरी दीदी को पूछता तक नहीं था। हर समय बस मेरे ऊपर ही नजर गड़ाए रखता था। मुझे उसकी ऐसी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेरा मन तो करता था कि इसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन मेरे पास दीदी के बारे में सोचने के अलावा कुछ नहीं था। मैं हर समय बस दीदी का ख्याल करके चुप रह जाती। मैं अपनी दीदी की खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। शायद मेरे इसी डर को मेरे जीजाजी ने मेरी कमजोरी मान ली। उनका किसी न किसी बहाने से मेरे कमरे में आ जाना और मेरे सामने अपनी शर्ट उतार देना और बोलना कि इसके बटन लगा दो। भला मैं क्यों उनके शर्ट के बटन लगाऊं? वह यह काम दीदी से भी तो कह सकते थे, लेकिन उन्हें तो बस मेरे सामने ही आना होता था। लेकिन फिर मैं क्या करती, थक हार कर मुझे बटन लगाना पड़ता। बटन वह जानबूझकर तोड़ लेते ताकि मेरे सामने अपनी शर्ट उतार सके और गंदी हरकतें कर सके। मेरी दीदी इतनी भोली थी कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था। वह यही सोचती थी कि मैं उनकी बेटी के जैसी हूं और जीजा जी कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। वह जीजा जी पर इतना विश्वास करती थी कि उनके मन में इतना कुछ हो जाने के बाद भी कोई वहम नहीं होता था। वह कभी भी जीजा जी से कुछ नहीं कहती थी जब वह मेरे कमरे में आते थे, क्योंकि उनके मन में कोई पाप नहीं था। उन्हें लगता था कि वह मेरे पिता समान है और एक पिता की तरह ही देखभाल करते हैं और कॉलेज के बारे में पूछने के लिए मेरे कमरे में आते हैं। लेकिन वह तो मेरे साथ छेड़छाड़ करने के लिए आते थे। अब तो जीजा जी की हरकतें इस कदर बढ़ गई थीं कि सहन करना भी मुश्किल हो गया था। रात को सोते वक्त भी मुझे इतना डर लगता था कि जीजा जी कहीं मेरे पास ना आ जाए। बस मैं तो सवेरे होने का इंतजार करती और कब कॉलेज के लिए निकल जाऊं। मेरा तो मन यूं ही करता था कि पूरा दिन कॉलेज में ही रहूं, लेकिन आखिर मेरी कहाँ चलने वाली थी। बस कुछ घंटों के लिए कॉलेज जाना, उसके बाद घर आ जाना। और जब से ये हरकतें शुरू हुई है तब से जीजा जी रोजाना जल्दी घर पर आने लगे और मेरी तरफ गंदी गंदी हरकतें करने लग जाते। मेरा तो जीना दुश्वार हो चुका था। आखिर मेरे पास इस समस्या का हल भी नहीं था। one दिन जीजा जी के साथ उनका दोस्त भी आया जिसका नाम सूरज था। जीजा जी ने कहा कि यह मेरा बचपन का दोस्त है। इसके मम्मी पापा किसी काम से शहर से बाहर गए हुए हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि यह हमारे घर आ जाए और यहीं पर रुक जाए। तभी मेरी दीदी कहने लगी कि हाँ, सही बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, आपका दोस्त है और वैसे भी इतना बड़ा घर है, यह एक कमरे में रह लेगा। तभी सब लोगों ने खाना खाया। फिर सूरज भी कहने लगा कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मैं घर पर ही रह लूंगा। बस खाने की दिक्कत थी क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता। तभी दीदी कहने लगी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे गेस्ट रूम में आप रुक जाइए, जब आपके माता पिता आ जाए तब आप चले जाना। तभी सूरज कहने लगा कि नहीं नहीं, मुझे थोड़ा काम है, इसीलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता है। जीजा जी ने कहा ठीक है। फिर सूरज चला गया और जीजा जी की हरकतें फिर से शुरू हो गईं। जब तक वह घर में था तब तक जीजा जी ने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा और उसी के साथ बातों में लगे रहे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे मन में तो बस यही दौड़ रहा था कि काश जीजा जी इसी तरह हमेशा रहने लग जाए। खैर, मेरा तो जीना दुश्वार हो रखा था, मेरा दम घुटने लगा था। अब तो आखिर मैं अपनी परेशानी किसे बता सकती थी? कोई भी नहीं था जो मेरी मुश्किल को समझकर इसका हल निकाल सके। अपनी दीदी को भी नहीं बता सकती थी क्योंकि मैं उनकी खुशियों को नहीं छीन सकती थी। और इसी चीज का फायदा उठाते उठाते जीजा जी ने सारी हदें पार कर दी। अब तो जो होने वाला था उसका तो मैंने जरा भी अंदाजा नहीं लगाया था। एक दिन जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तभी देखा कि जीजू कमरे में आए और अंदर से दरवाजा बंद करने लगे। मैं झट से खड़ी हो उठी और बोली कि आप दरवाजा बंद क्यों कर रहे हैं? मैं चिल्लाने लग जाऊंगी। तभी वह कहने लगे कि चिल्लाओ, मेरा क्या जाता है, बिगड़ेगा तो तुम्हारी बहन का ही ना। तभी मैं दीदी के बारे में सोचकर चुप हो गई। वह इस तरह हैवानों की तरह हंस रहे थे, मानो उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। अपने जीजा को एक अच्छा इंसान समझने वाली मैं अपनी भूल का बार बार पश्चाताप कर रही थी
कि इससे घटिया इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। तभी जीजाजी मेरे पास आए और अपने कपड़े उतारने लगे। तभी मैंने अपनी आंखों के आगे हाथ रख लिया और कहा कि प्लीज मुझे बख्श दो। तभी वह कहने लगे कि तू मेरी हवस मिटा दे, वरना मैं तेरी दीदी को मार डालूंगा, और अगर एक बार वह मर गई उसके बाद तो तुझे मेरा ही होना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि तू एक रात में ही मेरी सारी इच्छा पूरी कर दे। जीजाजी की यह बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस जाल में फंस चुकी हूं। मैं बार बार भगवान को याद कर रही थी कि किसी भी तरह मुझे इस इंसान के चंगुल से निकालो। लोगों को क्यों नहीं समझ में आता कि किसी के साथ ऐसा करने से क्या होता है। सिर्फ अपनी हवस के चलते वह क्या क्या कर जाते हैं। यह सब मेरे जीजाजी में था। मेरी दीदी के साथ प्यार का नाटक करते थे और मेरे ऊपर गंदी नजर रखते थे। मेरी दीदी इतनी भोली थी, इतनी अच्छी थी कि उन्हें धोखे में रखना तो उनके लिए आम बात बन गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आता, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। खैर, जीजाजी मेरे नजदीक आने लगे और मेरे होठों पर हाथ फेरने लगे। तभी अचानक जीजाजी की माँ की आवाज आई। वो कहने लगी कि शरद, तुम्हारा फोन बज रहा है। तभी जीजाजी ने झट से अपने कपड़े पहने और कमरे से बाहर चले गए। मैं भी डरी सहमी उनके पीछे पीछे कमरे से बाहर चली गई। वो फोन पर बातें करने के बाद दीदी से बातें कर रहे थे जो मुझे साफ सुनाई दे रही थी। वह दीदी से सरेआम झूठ बोले जा रहे थे कि मैं तो सीता के कमरे में था। उसके कुछ सवाल जवाब समझ में नहीं आ रही थी और कल उसका टेस्ट है, इसलिए वह समझाने के लिए वहां गया था। तभी दीदी मुस्कुरा रही थी और उन्हें कह रही थी कि आपके जैसा अच्छा इंसान तो किसी को मिल भी नहीं सकता। मैंने जरूर बहुत बड़े पुण्य किए होंगे जिसका फल मुझे आपके रूप में मिला। आप जैसा जीवन साथी पाकर तो मैं बिल्कुल धन्य हो गई हूं। आप मेरा और मेरी बहन का कितना ख्याल रखते हैं। आप सीता को तो अपनी छोटी बहन के जैसे ही मानते हैं। आप इतने थके हुए काम से लौटे थे, फिर भी आप सीता के पढ़ाई में सहायता करने के लिए उसके कमरे में चले गए। कितने अच्छे इंसान हो आप। मुझे दीदी के मुंह से यह सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थीं। उन्हें क्या पता था कि यह इंसान अच्छा है या बुरा। यह सब तो मेरे दिल को पता है कि यह कैसा है और यह कौन सा पढ़ाई करवाने आया था। यह तो कुछ और ही करने आया था। अगर सही समय पर उनकी माँ आवाज नहीं लगाती तो पता नहीं ये इंसान मेरे साथ क्या कर जाता। और दीदी को इस कदर धोखे में देखकर अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने प्लान बना लिया कि मैं कल दीदी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। उसके बाद जो होगा वह देखा जाएगा। मुझे आगे की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं खुद के साथ इस तरह इज्जत का खिलवाड़ होते हुए नहीं देख सकती। यह इंसान हम दोनों की मजबूरी का इतना फायदा उठाए जा रहा था जिसका इसको खुद को समझ में नहीं था। लेकिन मैं अब और कुछ बर्दाश्त नहीं करने वाली, यही सोचकर मैं अपने कमरे में सो गई। दूसरे दिन सवेरे होते ही दीदी और जूजू कहीं पर निकल गए। मैंने जीजू की माँ से पूछा तो वह कहने लगी कि हमारी रिश्तेदारी में किसी का कोई काम आ गया है, जिसकी वजह से उन दोनों को जाना पड़ा। शाम तक लौट आएंगे। खैर, मैं शाम होने का इंतजार करने लगी कि दीदी शाम तक आ जाएंगे और मैं सब बता दूंगी। लेकिन रात को वह देर रात से आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि कल सवेरे ही बताऊंगी। सब लोग खाना खाकर सो गए, लेकिन रात को 11 o'clock बजे के आसपास मेरे कमरे की दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है। अंधेरा इतना था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैंने मन में विचार किया कि ये जीजू ही है, और वह आकर मेरे पूरे कपड़ों को उतारने लगे और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैं चाह कर भी चिल्ला नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने उसको दूर धक्का दिया और अपने कमरे की लाइट जलाई। उसके बाद मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि वह मेरे जीजू नहीं बल्कि उनके दोस्त सूरज है, जो उस दिन हमारे घर पर आए थे। उसे देखकर मैं एकदम से चकरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने मेरे मुंह पर काफी हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन सब लोगों को सुनाई दे गया और जीजू, दीदी और उनकी माँ झट से मेरे कमरे में आ गई और कहा कि क्या हुआ। तभी सूरज को ऐसे कमरे में देखा तो वह लोग भौंचक्का रह गए। वह पूछने लगे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
तभी मैंने सब बातें कह डाली और कहा कि यह मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। जीजू ने उसकी कॉलर पकड़ी और उसके 4 तमाचे दे मारे। तभी सूरज कहने लगा कि मैं उस दिन जब खाना खाने के लिए घर पर आया था तो मेरी नज़र सीता पर पड़ी थी। उसके बाद से मैं सीता को पसंद करने लगा और इसे रोज कॉलेज जाते हुए देखने लगा, लेकिन कभी भी इसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरे मन में इसके लिए इतनी ज्यादा हवस जाग गई कि मुझे अपनी हवस को मिटाना ही था। इसलिए मैंने आज मौका पाकर इसके साथ यह सब करने की सोची और उसके कमरे में घुस गया। लेकिन समय रहते इसने लाइट जला ली और सब लोगों को बुला लिया और मेरा भंडा फूट गया। अब तो मेरा गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी कि इस पर हाथ उठाने से क्या है, और कल रात तो आप भी यही करने वाले थे। तभी जीजू की नजरें झुक गईं। दीदी ने कहा कि यह क्या बातें कर रही हो, बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लो कि किस पर उंगली उठा रही हो। तभी मैंने दीदी को सारी बातें बताई। दीदी की आंखों में आंसू थे। वह खुद को संभाल न पाई और एक सोफे पर जा बैठी। दीदी की सासू ने जीजू से पूछा कि क्या सीता सही कह रही है। तभी जीजाजी ने हाथ जोड़ लिया और बोले कि हाँ, कुछ समय के लिए मैं भटक गया था, लेकिन कल जब हम किसी रिश्तेदारी में गए थे तो वहां पर यही केस हुआ था कि मेरे रिश्तेदार की बहन के साथ किसी ने जबरदस्ती कर ली। तब मुझे एहसास हुआ कि जब अपनों के साथ ऐसा कुछ होता है तो कैसा लगता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज के बाद मैं सीता को अपनी छोटी बहन मानूंगा और पीछे जो सारी गलतियां हो गईं उन सब की माफी मांग लूंगा। इसलिए कल सवेरे मैं तुम सबसे माफी मांगने वाला ही था, लेकिन आज रात को यह हो गया। तभी मेरी आंखें खुल गईं और मुझे समझ में आ गया कि जीजाजी सुधर चुके हैं। तभी सूरज को पकड़ा और जीजू ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब जीजू मुझसे और मेरी दीदी से नजरें नहीं मिला पा रहे थे, लेकिन उन्होंने समय रहते सब कुछ समझ लिया और अपनी भूल का पश्चाताप कर लिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।